हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आपका अपना चैनल बायोलॉजी बाइट्स। और बेटा हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर सेल और आज है सेल का लेक्चर नंबर 13। हाँ, हम लेक्चर 12 कंप्लीट कर चुके हैं सेल के और आज है हमारा लेक्चर नंबर 13। बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर ले। रिवाइज टॉपिक करें या टॉपिक के अंदर का पूरा मटेरियल रिवाइज करें। आई थिंक लास्ट लेक्चर काफी डिटेल में था, बड़ा था, तो उसको पूरा थरोली रिवाइज कर पाना तो पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, हम ये जान सकते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। हमने बेटा लास्ट क्लास में कवर किया था सेल वॉल। सेल वॉल पढ़ने के बाद हमने आपको ये बताया था कि हमारा जो यूकारियोटिक सेल होता है इसके अंदर दो तरीके के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनल और एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। ऑटोनॉमस के बारे में हमने बताया था कि ये वो ऑर्गेनल्स होते हैं जिनको डिवाइड करने के लिए या जिनको अपना वर्क करने के लिए और किसी भी ऑर्गेनल की नीड नहीं होती या किसी के भी सपोर्ट की या किसी भी टाइप के प्रोटीन की नीड नहीं होती है। और ऐसा हमारे सेल में केवल एक ही ऑर्गेनल है, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ही पास बेटा अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, जिसके थ्रू वो रेप्लिकेट करता है, डिवाइड करता है, या उसी के थ्रू पूरे सेल का डिवीजन पॉसिबल होता है। और न्यूक्लियस अपने वर्क को करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनल पे डिपेंड नहीं होता है, इसीलिए न्यूक्लियस हमारे सेल का ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है। और इसी को बताते हुए जब हमने आपको सेमी ऑटोनॉमस की डेफिनेशन बताया था तो हमने उसमें बताया था कि सेमी ऑटोनॉमस वो ऑर्गेनल होते हैं जो खुद से रेप्लिकेट तो कर सकते हैं, खुद से डिवाइड तो कर सकते हैं, पर अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उनको कुछ प्रोटीन की नीड है जो दूसरे ऑर्गेनल से वो लेते हैं, सीधा सीधा न्यूक्लियस से लेते हैं। न्यूक्लियस कुछ प्रोटीन बना के देता है इन ऑर्गेनल्स को, तब वो अपना फंक्शन पूरी तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। पर हाँ, जो हमारे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स होते हैं इनके पास अपना डीएनए होता है जिसके थ्रू ये खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं बिना सेल के डिवाइड हुए। समझे बात को? यानी कि सेल के डिवीजन पे इनका डिवीजन डिपेंड नहीं करता है। हमने आपको बताया था कि सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल में हमें दो मेन ऑर्गेनल्स पढ़नी होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया हमने पूरा पढ़ लिया था, प्लास्टिड्स आज की क्लास में हमें कवर करना है। माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है जो कि बिल्कुल बैक्टीरियल डीएनए की तरीके होता है, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। और इसके पास राइबोसोम होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने राइबोसोम होते हैं। कुछ डिफरेंस था? हाँ, डिफरेंस था। हमने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, 70s के, और यूकैरियोटिक में 80s के। पर यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाली ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, 70s। यानी कि यहां से हमें ये बात क्लियर होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल के अंदर 70s और 80s दोनों टाइप के ही राइबोसोम पाए जाते हैं। उसके अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें, ईआर की बात करें, तो वहां पर जो हमें राइबोसोम देखने को मिलेंगे वो 80s होंगे। वहीं पर अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो वहां जो हमें राइबोसोम देखने को मिलेंगे वो 70s होंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा हमने माइटोकॉन्ड्रिया की डिटेल पढ़ी थी, जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया का शेप स्ट्रक्चर पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम इजिली कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, पर स्टेन करने के बाद। समझ रहे हो बात को? यानी कि जब हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन कर देंगे उसके बाद हम उसके स्ट्रक्चर को कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है वो सेल टू सेल वेरी करता है, यानी कि सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। क्योंकि क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है जिसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है जिसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एंड वी ऑल नो दैट एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में अगर हमें एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी एक ही फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, एटीपी के फॉर्म में। और ये एटीपी कहां बन रही है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे एक सिस्टम रन कर रहा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ईटीएस के थ्रू हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसाइज कर रहा होता है या बना रहा होता है, जिसके बाय प्रोडक्ट में क्या बन रहा था, याद है? बेटा लास्ट क्लास का रिवीजन करके ही आगे वाली क्लास में आना है, ठीक है। इसके बाय प्रोडक्ट में बन रहा था बेटा H2O और CO2। CO2 को हम लोग एक्सेल करके बाहर निकाल दे रहे थे, जबकि जो H2O था जिसको हम लोग मेटाबॉलिक वाटर के नाम से जान रहे थे, क्योंकि ये मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान बन रहा है। समझ रहे हो बात को? इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सारी डिटेल पढ़ ली थी। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ा था, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जिसके इनर मेम्ब्रेन में
क्रिस्टे बने होते हैं, जिसको सिंगल को क्रिस्टा बोलते हैं। यहीं पर F0 F1 पार्टिकल भी पाया जाता है, जिससे हमारे जब प्रोटॉन पास आउट करते हैं यानी H+ पार्टिकल जब पास आउट करते हैं तो हमारा एटीपी सिंथेसिस होता है। सारी बातें हमने पढ़ ली थी। जिसको इनमें से कुछ बातें ना समझ में आई हो, जैसे कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, एटीपी कैसे बन रहा है, प्रोटॉन कहां से आए, F0 F1 पार्टिकल क्या है, ये सारी बातें बेटा आप लोग जान जाओगे जब आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन एक्चुअली में पूरा यही समझाता है कि हम लोग ये जो ऑक्सीजन ले रहे हैं इसका पर्पस क्या है, हमारी बॉडी में एनर्जी सिंथेसाइज कैसे हो रही है, ये सारी बातें हमें रेस्पिरेशन सिखाता है। तो ये जो भी बातें अगर आपको नहीं समझ में आई हैं तो ये आप वहां पर जान जाएंगे। तो इसी के साथ हमारी लास्ट क्लास का रिवीजन होता है समाप्त, और आज की क्लास को हम चालू करते हैं जहां पर हमें पढ़ना है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या था बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड क्या थे? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमने कवर अप कर लिया था, आज क्या कवर करेंगे? प्लास्टिड। ठीक है, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना प्लास्टिड। प्लास्टिड के बारे में अगर बेटा बात करी जाए तो जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल था, हमारा प्लास्टिड भी कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो पहली बात क्या लिख लेंगे? इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। और इसके बारे में बेटा दूसरी बात हम लोग ये जानेंगे कि प्लास्टिड पाए कहां जाते हैं। हमने पहले भी जब आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस लिखाया था तो वहां पर प्लास्टिड के बारे में लिखा था कि प्लास्टिड एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ठीक है, तो अच्छा केवल प्लांट सेल में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता? पाया जाता है बेटा। हम सब जानते हैं कि हमारे किंगडम कितने होते हैं? 5। नहीं जानते तो जान लो कितने किंगडम होते हैं? 5। किंगडम क्या है ये बताना मेरे ख्याल से अभी उतना जरूरी नहीं है, फिर भी 5 किंगडम होते हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो मोनेरा तो बैक्टीरिया का मेंबर होता है, मतलब मोनेरा का मेंबर बैक्टीरिया होता है, तो वहां पर तो प्लास्टिड का कोई मतलब ही नहीं बनता। मोनेरा के बाद क्या आता है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में बेटा एक मेंबर होता है यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स मतलब यूग्लिना। यूग्लिना के अंदर प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। और इसके बाद सीधा बेटा हमारा किंगडम प्लांटेई, जहां पर प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, बाकी फंजाई और एनिमेलिया में नहीं पाए जाते। तो अगर हम इसके प्रेजेंस की बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल। ऑल प्लांट सेल का मतलब बेटा ये रूट, स्टेम, लीफ हर जगह पाया जाएगा। रूट हो, स्टेम हो या लीफ हो, हर जगह हमारा पाया जाएगा क्या? प्लास्टिड। बाकी और कहीं पाया जाएगा? यूग्लिनोइड्स यानी यूग्लिना। यूग्लिना में भी हमारा प्लास्टिड पाया जाएगा। बात समझ में आ रही बेटा? हमने क्या पढ़ा? हम प्लास्टिड पढ़ रहे थे जो कि एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है। प्लास्टिड इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया था वैसे ही हमारा प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, और इट इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल। ये हमारे सभी तरीके के प्लांट सेल में पाया जाता है। रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, हर जगह पाया जाता है। और प्लांट सेल के अलावा यानी प्लांट्स के अलावा अगर ये कहीं देखने को मिलता है तो वो है हमारा यूग्लिना। ठीक है, इसके बारे में बेटा तीसरी बात लिखते हैं। इन प्लास्टिड्स pigments are present. Pigments are present, due to which plants are colorful. बेटा हमने बचपने से एक बात पढ़ रखी कि हमारे प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से प्लांट ग्रीन होता है। तो क्लोरोफिल होता कहाँ है? क्लोरोफिल कहाँ होता है बेटा? इन्हीं प्लास्टिड्स के अंदर। प्लास्टिड के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। अच्छा, यहां पर हमने एक बात जानी कि प्लास्टिड्स में पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से प्लांट में कलर होता है। प्लास्टिड में
पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से प्लांट में कलर होता है। तो पिगमेंट तो बेटा बहुत सारे होते हैं, पिगमेंट तो कई तरीके के होते हैं, तो उसी बेसिस पे प्लास्टिड भी 3 तरीके के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन इट, प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप। ठीक है, तो यहां से अगला पॉइंट हमें क्या पढ़ना है? ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन इट, plastids are of 3 टाइप। प्लास्टिड में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, इस बेसिस पे प्लास्टिड हमारे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला है बेटा हमारा क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है बेटा हमारा क्लोरोप्लास्ट, और तीसरा है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। बात समझे बेटा? क्लियर चल रहा है? हमने बताया कि प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है। ठीक, इसके बाद हमने बताया कि प्लास्टिड जो होता है इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से प्लांट में कलर होता है। एग्जाम्पल में हमने क्लोरोफिल ले लिया कि हम, भाई कॉमन सी बात है, हम जानते हैं कि प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से प्लांट में ग्रीन कलर होता है। ठीक है, तो इसके बाद हमने बताया कि इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट है ये कई तरीके के हो सकते हैं। प्लास्टिड में जो हमारे पिगमेंट प्रेजेंट है ये कई तरीके के हो सकते हैं। इसी बेसिस पे प्लास्टिड्स हमारे 3 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन इट। ठीक है, पिगमेंट के बेसिस पे हमने प्लास्टिड को क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। हाँ तो बेटा हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन इट, प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब हम एक एक करके इन तीनों की डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा डिटेल पढ़ने से पहले एक बात आपको और बता दे रहे हैं, इसको नोट डाल के लिख लेना। नोट में लिख लो, एक्स्ट्रा बात है बेटा, एनसीईआरटी में नहीं है, चाहो तो पढ़ना है वरना स्किप कर देना। द प्लांट्स which are found in dark or shady region contains a special type of plastid contain a special type of plastids called etioplast। पहले ही बता दिया बेटा कि चाहो तो पढ़ना वरना स्किप कर देना। क्या बताया बेटा कि वो प्लांट्स जो डार्क या शेडी रीजन में पाए जाते हैं, वो प्लांट्स जो डार्क या शेडी रीजन में पाए जाते हैं उनमें हमें एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिड देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं इटायोप्लास्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? इटायोप्लास्ट। इतनी बात यहां पर सफिशिएंट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने क्रोमोप्लास्ट को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, रफ कर दें बेटा इसको। जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है बेटा वो क्या है? अपना प्लास्टिड पहला है क्रोमोप्लास्ट। बेटा हमने जो प्लास्टिड के टाइप बांटे थे ये हमने पिगमेंट के बेसिस पे बांटे थे, यानी कि हर एक टाइप के पास अपना एक स्पेसिफिक पिगमेंट होगा। तो ये जो हमारा बेटा क्रोमोप्लास्ट होता है इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो होता है कैरोटीनाइड। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? कैरोटीनाइड। और हम सब जानते हैं कि कैरोटीनाइड में कौन से आते हैं?
एग्जाम्पल ऑफ पिगमेंट केरेटिन और ज़ेंथोफिल। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसका लिखेंगे, पिगमेंट प्रेजेंट इन इट इज कैरेटिनाइड, जिसमें बेटा हमारा क्या आ जाएगा, कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल। कैरेटीन एंड ज़ेंथोफिल। ठीक है, अच्छा यहां पर जो हमने पिगमेंट बताया वो बताया कैरेटिनाइड। अब आप में से कोई बता सकता है कि यहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? होगा, पर बहुत कम अमाउंट में। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्लोरोफिल इज ऑल्सो प्रेजेंट बट इन वेरी reduced amount। समझ गए बेटा? हमने आपको बताया कि यहां पर जो मेन पिगमेंट होगा वो तो आपका बेटा कैरेटिनाइड होगा। कैरेटिनाइड में कैरेटिन और ज़ेंथोफिल आ गया, पर यहां पर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा बहुत थोड़े अमाउंट में। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, हमने शुरुआत से ही पढ़ा है कि जिस भी पार्ट के पास पिगमेंट होगा उसका अपना कुछ कलर होगा। जिस भी पार्ट के पास पिगमेंट होगा उसका अपना कुछ कलर होगा। भैया हमने प्रोकार्योटिक सेल में भी पढ़ा था, क्रोमैटोफोर, क्रोमा मतलब कलर, फोर मतलब बियरिंग, तो क्रोमैटोफोर वहां पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर था जो कि कलर प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, तो अब यहां पर अगर पिगमेंट प्रेजेंट है तो भाई हमारे क्रोमोप्लास्ट के पास भी तो अपने कलर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यहां पर दूसरा पॉइंट क्या है, क्रोमोप्लास्ट आर ऑफ रेड, येलो एंड ऑरेंज। भैया ये हमारे रेड भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं और ऑरेंज भी हो सकते हैं। ये तीन तरीके के कलर हमें क्रोमोप्लास्ट में देखने को मिलेंगे। अच्छा, क्रोमोप्लास्ट में देखने को मिलेंगे इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जिस भी प्लांट पार्ट में क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होगा वहां पर ये कलर शो हो रहे होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लें क्या? हाँ चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर बेटा बात करें तो आपने कैरेट देखी है? कैरेट, कैरेट आर रेड और ऑरेंज इन कलर, रेड और ऑरेंज इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। समझिए बेटा बात को? हमने आपको बताया भैया गाजर तो सबने खाई है, तो ये जो कैरेट का रेड या ऑरेंज कलर होता है, दो तरीके की कैरेट्स आती हैं, एक रेड आती है जो हलवे वगैरह में यूज होती है और एक ऑरेंज आती है जो सैलेड वगैरह में यूज होती है। तो जो कैरेट का रेड और ऑरेंज कलर है ये किसकी वजह से है? अच्छा कलर है तो पिगमेंट की वजह से होगा, तो पिगमेंट यहाँ पर कौन सा होता है? कैरेटिनाइड होता है, और कैरेटिनाइड कहाँ पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट में, तो जाहिर सी बात है कि कैरेट में हमें क्या देखने को मिलेगा? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा यहाँ से हमें एक बात और याद आ रही है जो हम आपको बताना चाहेंगे। बेटा कुछ वेजिटेबल्स या कुछ प्लांट पार्ट ऐसे भी होते हैं जहां पर पिगमेंट कन्वर्जन भी होता है। पिगमेंट कन्वर्जन का मतलब समझते हो? जैसे क्या एग्जांपल है, हाँ चिली और टोमेटो को ले लो, चिली और टोमेटो को ले लो, तो ये शुरुआत में ग्रीन होते हैं। टमाटर को देखो, पेड़ पे लगा होता है तो हरा भरा सा होता है एकदम, लेकिन धीरे धीरे करके ये रेड हो जाता है। ऐसे ही बेटा हमारा मिर्ची भी होती है, मिर्ची ग्रीन होती है, फिर धीरे धीरे करके जब ये सूखने लगती है तो रेड कलर की हो जाती है, हो जाता है ना। यानी कि पहले टोमेटो और चिली ग्रीन कलर का था, बाद में ये रेड कलर का हो गया। अब आप तो इतने समझदार हो कि ये बात समझते होगे ग्रीन कलर किस वजह से आया होगा, रेड कलर किस वजह से आया होगा। समझ रहे हो ना बेटा? प्लांट का हर वो हिस्सा जो हरा है वहां पर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफिल। वहां पर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफिल। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये जो हमारा क्रोमोप्लास्ट है यहाँ पर क्लोरोफिल बहुत रिड्यूस अमाउंट में पाया जाता है, बहुत थोड़े अमाउंट में पाया जाता है। तो ये जो बेटा हमारा टमाटर और चिली है ये जब ग्रीन है तो वहां पर क्रोमोप्लास्ट तो नहीं होगा, तो क्या होगा?
क्लोरोप्लास्ट होगा। क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए वो ग्रीन कलर शो करता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे यही क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में। जैसे जैसे हमारी वेजिटेबल्स क्या बोले, पकती जाती है, जिसको हम रिपनिंग बोलते हैं। जैसे जैसे भैया हमारी बॉडी में भी तो ऐसे ही होता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते जाते हैं। ऐसे ही बेटा हमारी वेजिटेबल्स के साथ भी होता है। जब इनकी एज होती जाती है, जब इसमें रिपनिंग होती जाती है, तो इसमें कन्वर्जन हो जाता है पिगमेंट का। पिगमेंट कन्वर्जन होता है, यानी कि इसमें क्लोरोप्लास्ट बदल जाता है क्रोमोप्लास्ट में, और उसी की वजह से उनका ग्रीन कलर चेंज हो जाता है रेड कलर में। हाँ, एक बात यहाँ पर जानने लायक और है कि उनमें वो जो रेड कलर होता है वो एक स्पेशल टाइप के पिगमेंट की वजह से होता है, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोपिन। ठीक है, समझ गया बात को? ज्यादा हो गया, लिख दे। चलो इसको नोट करो, फिर आगे लिख रहे हैं। सॉरी। हाँ तो बेटा अपना अगला पॉइंट क्या है? तीसरा, टोमेटो एंड चिली आर इनिशियली green in color due to presence of chloroplast, but later it convert into chromoplast so that tomato and chili appears red in color. इतनी बात समझ गए? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, दिस रेड कलर is due to special pigment called lycopene, which is present in chromoplast. जाहिर सी बात है बेटा कि जब हमारा क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल गया और उसके बाद हमारे जो टमाटर और मिर्ची थी ये ग्रीन से रेड कलर के हो गए, और रेड कलर एक स्पेशल टाइप के पिगमेंट से आया है जिसको लाइकोपीन बोल रहे हैं। तो ये लाइकोपीन भी हमारा कहाँ होगा? क्रोमोप्लास्ट में। तो लाइकोपीन क्रोमोप्लास्ट का एक पिगमेंट है जो हमारे टमाटर और मिर्ची में रेड कलर लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इतनी बात समझ में आई? समझ में तो आ रहा है ना बेटा? प्लास्टेड डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है बेटा? बिल्कुल क्लास को मजे से पढ़ा करो, ठीक है? मतलब ये समझो कि क्लास है क्या, पढ़ाई को बेटा जितना बोझ बनाओगे वो उतना बोझ बनती जाएगी, समझ रहे हो? इन्फॉर्मेशन है। अरे मूवी वूवी देखने जाते हो तो क्या सोच समझ के जाते हो क्या कि याद करना है? हो जाती है ना अपने आप। किसी को कहानी बताते हो ना बाहर जाके, एक्साइटमेंट से पूरी कहानी याद हो जाती। ऐसी पढ़ाई भी है। कुछ दो चार बातें हैं जो हमें पता है, आपको नहीं पता है। अब ये जो हमें पता है ये हम आपको बता रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा। इसमें कुछ बहुत कठिन है क्या? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ दो चार बातें हैं जो हमें पता है, वो हम आपको बता रहे हैं, अब आपको भी पता है। इसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज होके नहीं पढ़ना है। सिंपल सी बात है कि हमने सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स को पढ़ना है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल दो तरीके के होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके थे, प्लास्टिड आज कवर कर रहे हैं। प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, सारे प्लांट सेल में पाई जाती है, यूग्लिना में पाई जाती है, और ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन इट प्लास्टिड्स आर ऑफ थ्री टाइप। प्लास्टिड्स में पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से प्लांट कलरफुल होते हैं, और पिगमेंट कई तरीके के होते हैं, इसीलिए प्लास्टिड भी हमारे तीन तरीके के होते हैं,
पिगमेंट के आधार पर प्लास्टिड में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, इस आधार पर हमारे प्लास्टिड भी कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इसके अलावा बेटा हमने एक एडिशनल नोट पढ़ा कि वो प्लांट्स जो शेडी एरिया में या डार्क एरिया में पाए जाते हैं उनमें एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिड पाया जाता है जिसको बोलते हैं इटायोप्लास्ट। ठीक है, इटायोप्लास्ट एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिड है जो कहां, डार्क और शेडी रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स में मिलता है। ठीक है, इतनी बात पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कि हम एक एक प्लास्टिड को डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला हमने उठाया क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में बेटा जो पहली बात हमने पढ़ी कि इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो मेन पिगमेंट होता है कैरोटीनाइड। कैरोटीनाइड के एग्जांपल में कैरेटिन और ज़ेंथोफिल आ जाता है। तो यहां पर हमने बताया क्या कैरेटिन और ज़ेंथोफिल ही केवल होता है, क्लोरोफिल नहीं होता। तो हमें पता लगा कि क्लोरोफिल होता तो है पर बहुत थोड़े अमाउंट में, यानी कि बड़ा ही रिड्यूस अमाउंट में पाया जाता है, तो वो अपना कलर शो नहीं कर पाता। तो अब कलर शो नहीं कर पा रहा है तो कोई ना कोई तो करेगा, जो मेन पिगमेंट है वही करेगा। और मेन पिगमेंट क्या है? कैरेटिन और ज़ेंथोफिल, जिसकी वजह से जो हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है ये रेड, येलो और ऑरेंज कलर शो करता है। जिसके एग्जांपल में हमने आपको कैरेट के बारे में बताया। कैरेट बेटा हमारी रेड भी होती है, ऑरेंज भी होती है, किसकी वजह से? क्योंकि उसमें क्रोमोप्लास्ट होता है। अब क्रोमोप्लास्ट है तो कैरेटिन होगा, ज़ेंथोफिल होगा, जो कि हमारा रेड और ऑरेंज कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको बताते हुए हमने आपको बताया कि कुछ वेजिटेबल्स ऐसी भी होती हैं जिनमें हमारा पिगमेंट कन्वर्जन भी होता है। पिगमेंट कन्वर्जन मतलब शुरुआत में वो कलर कुछ और है, बाद में कलर कुछ और है। तो अब ये कलर चेंज हो रहा है तो पिगमेंट चेंज हो रहा है, और पिगमेंट चेंज होगा तो प्लास्टिड चेंज हो जाएगा, क्योंकि पिगमेंट के ही आधार पर तो प्लास्टिड की टाइप है। तो शुरुआत में अगर टमाटर और चिली, मतलब टमाटो और चिली हमारे ग्रीन कलर के हैं, तो वहां पर पिगमेंट कौन सा पाया जाएगा? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट लेटर ऑन कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट में एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट होता है जिसको लाइकोपिन बोलते हैं। ये लाइकोपिन टोमेटो और चिली को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में आ रही है? ऊपर से तो नहीं जा रहा बेटा, मल्टीपल टाइम बार बार हम रिपीट इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको घुस जाए, क्लास के बाद एकदम जोर ना डालना पड़े। मतलब नोट्स प्रॉपर अगर बना रहे हो तो बस एक बार आंखों से देखो और सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, ऐसा हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो बेटा थोड़ा सा फोकस और बढ़ाओ। ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से तो हम काफ़ी स्लो पढ़ा रहे हैं और काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा फोकस बढ़ाओ, नोट्स प्रॉपर बनाओ, उसके बाद नोट्स को रिवीजन ज़रूर करो। लास्ट क्लास का रिवीजन करके ही आगे वाली क्लास में हो, ताकि आपका कनेक्शन बना रहे और क्लास समझ में आए। ठीक है, तो इतनी बातें नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। तो बेटा इसी के साथ हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है खत्म, और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लास्टिड की तरफ, जो कि है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो प्लास्टिड में हमारा सेकंड प्लास्टिड आ गया ल्यूकोप्लास्ट। बेटा ल्यूकोप्लास्ट के बारे में एक बड़ी ही अमेजिंग बात है कि ये कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड है। तो पहली बात तो हम यहीं पे लिख लेते हैं, इट इज कलरलेस प्लास्टिड। अब बेटा आप हमें बताओ कि अगर ये कलरलेस प्लास्टिड है तो क्या इसमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट होगा? नहीं होगा, जाहिर सी बात है। पिगमेंट होता तो कलर होता। अगर हमने पहली लाइन में ये लिख दिया कि ये कलरलेस है तो जाहिर सी बात है कि पिगमेंट अब्सेंट होगा। तो अगली लाइन क्या है? देयर इज नो एनी पिगमेंट प्रेजेंट इन इट। अच्छा, हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो हमारे प्लास्टिड्स हैं ये कुछ ना कुछ स्टोर कर रहे हैं। अब स्टोर कर रहे हैं इसी बेसिस पे उनके टाइप हैं। तो अगर हमने प्लास्टिड को 3 टाइप में बांटा है, जिसमें हमने क्रोमो, क्लोरो और ल्यूको बताया है। अब ल्यूकोप्लास्ट अगर प्लास्टिड का टाइप है जिसमें पिगमेंट नहीं है, तो कुछ तो स्टोर कर रहा होगा, कुछ तो स्टोर कर रहा होगा। ये स्टोर करता है बेटा फूड। क्या स्टोर करता है? फूड। और ये किस टाइप का फूड स्टोर कर रहा है, इस बेसिस पे ल्यूकोप्लास्ट भी हमारा 3 तरीके का होता है। समझ रहे हो? ल्यूकोप्लास्ट भी, उसके भी टाइप होते हैं। किस बेसिस पे? फूड कैसा स्टोर कर रहा है। हमने आपको बताया कि प्लास्टिड एक ऐसा ऑर्गेनल है प्लांट के अंदर जो कुछ ना कुछ स्टोर करने का काम करता है। जनरली ये पिगमेंट को स्टोर करने का काम करता है, पर ल्यूकोप्लास्ट हमारा एकमात्र ऐसा प्लास्टिड होता है जो कि कलरलेस होता है।
इसका सीधा मतलब ये है कि इसके पास कोई भी पिगमेंट नहीं होता है। तो अगर ये पिगमेंट को स्टोर नहीं कर रहा है तो कुछ तो स्टोर करेगा। क्या स्टोर करता है बेटा? ये स्टोर करता है हमारा फूड। समझ रहे? क्या स्टोर करता है? फूड। तो अब ये किस टाइप का फूड स्टोर कर रहा है, इस बेसिस पे ल्यूकोप्लास्ट के भी 3 टाइप होते हैं। ठीक है, लिखो तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज एंड stored food, leucoplast are of 3 टाइप। ल्यूकोप्लास्ट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से बेटा? देख लिया जाए। पहला है बेटा हमारा एमाइलोप्लास्ट, दूसरा है इलायोप्लास्ट, तीसरा है एल्यूरोप्लास्ट। हमने कहा बेटा कि प्लास्टिड में एक टाइप ऐसा होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट जिसमें किसी भी प्रकार का कोई पिगमेंट नहीं होता। तो एक कुछ ना कुछ तो स्टोर करेगा। क्या स्टोर करता है? फूड स्टोर करता है। अब अच्छा, जैसे हम लोगों में नहीं होता है कि सबका साइज अलग अलग होता है, जैसा खान पान वैसा साइज होता है ना। तो उसी हिसाब से बेटा ये जो फूड स्टोर कर रहा है, इसी बेसिस पे इसके भी शेप और साइज अलग अलग होते हैं। तो हमने इसको कंबाइंड वे में लिख दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज एंड स्टोर्ड फूड ल्यूकोप्लास्ट आर ऑफ 3 टाइप। वो किस तरीके का फूड स्टोर कर रहा है, इस बेसिस पे ल्यूकोप्लास्ट 3 तरीके के होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। अगर बेटा हमारा एमाइलोप्लास्ट की बात करें तो इसमें जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो होता है स्टार्च। स्टोर्ड फूड मटेरियल इज स्टार्च। एग्जाम्पल पोटैटो। सब जानते हैं कि आलू में स्टार्च पाया जाता है। अब स्टार्च कहां पाया जाता है? अमाइलोप्लास्ट में। अमाइलोप्लास्ट किसका टाइप है? ल्यूकोप्लास्ट का। सब देख रहे हो कैसे कनेक्टेड है? समझ रहे हो ना? यानी कि आप कुछ भी बोल रहे हो उसके पीछे एक लॉजिक, और वो लॉजिक के पीछे ये नॉलेज। ठीक है। तो स्टोर्ड फूड मटेरियल इज स्टार्च, जिसके एग्जांपल में आ जाएगा पोटैटो। वहीं पर अगर हम इलायोप्लास्ट की बात करें तो यहां पर जो स्टोर्ड फूड होता है वो होता है बेटा हमारा फैट। स्टोर्ड फूड इज ऑयल एंड फैट। ठीक है। और यहीं पर बेटा हम एल्यूरोप्लास्ट की बात करें तो बेटा जिसने थोड़ा बायो को पढ़ रखा है उसने पढ़ा होगा कि हमारे जो वीट होता है, वीट के बाहर की जो आउटर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? एल्यूरॉन की बनी होती है। और एल्यूरॉन एक प्रोटीनेशियस लेयर होती है, यानी कि प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसको हम मूर्खतावश गेहूं के आटे को छान के खाते हैं। हम उसका केवल एंडोस्पर्म अलग कर लेते हैं, जिसको आसान भाषा में मैदा कहा जाता है, और जो चोकर होता है यानी कि जो उसकी आउटर लेयर होती है एल्यूरॉन, वो गाय को डाल आते हैं। मतलब समझ रहे हो? जो खाने योग्य था वो दूसरे को दे दिया, और जो नहीं खाना था वो खा गए। इसीलिए तो बेटा जैसा फिर खान पान है वैसे ही शरीर है आज का, है ना। अभी तो गर्मी आई भी नहीं है, धूप होती नहीं है, एक दो बेहोश होना चालू हो जाता है। तो खान पान को बेहतर करें। शरीर है तो पढ़ाई है, ये होगा तभी ना पढ़ोगे। तो पहले इस पे ध्यान दो। एक्चुअली में फ्री मिल गया है ना तो वैल्यू नहीं है। इंसानों की फितरत ही यही है कि हमें जो चीज मिल जाती है हम उसकी वैल्यू करना छोड़ देते हैं, और जो नहीं है उसके पीछे भागते रहते हैं। तो जो है, जो भगवान ने दे रखा है, इसको सराहो, इसको समझो और इसका ध्यान रखो। ठीक है। तो बॉडी की जितनी केयर करोगे, जितना ज्यादा एक्टिव रहोगे, जितना ज्यादा डाइट अच्छी रखोगे, उतना ज्यादा माइंड अच्छे से चीजों को कैलकुलेट कर पाएगा, स्टोर कर पाएगा। ठीक है। तो ज्ञान की बातें खत्म करते हैं और यहां से बताते हैं एल्यूरोप्लास्ट। नाम सुन के ही समझ में आ रहा है कि यहां पर जो स्टोर्ड फूड होगा वो होगा प्रोटीन। ठीक है।
stored food material is protein। समझ गया बेटा? समझ में आ रहा है? बस इतना ही है ल्यूकोप्लास्ट, इससे आगे नहीं है। ठीक है, हमने पढ़ा कि ल्यूकोप्लास्ट वो प्लास्टिड है जिसके पास अपना कोई भी पिगमेंट नहीं होता। तब पिगमेंट नहीं होता है तो फिर क्या होता है? पिगमेंट नहीं होता तो पहली बात तो ये पता लग गई कि ये कलरलेस है। ठीक है, पिगमेंट नहीं है। पिगमेंट नहीं है तो ये कुछ ना कुछ फूड स्टोर करता है। और क्या फूड स्टोर कर रहा है? इसी बेसिस पे ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप होते हैं। क्या क्या? अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट में जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो होता है हमारा स्टार्च। एग्जांपल में हमने पोटैटो देख लिया। वहीं पर अगर हम इलायोप्लास्ट की बात करें तो इलायोप्लास्ट में जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो होता है ऑयल और फैट। ठीक है, और वहीं एल्यूरोप्लास्ट की बात करें तो यहां पर जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो हमारा होता है प्रोटीन। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां पर बेटा हमारा खत्म होता है ल्यूकोप्लास्ट और हम अपने लास्ट प्लास्टिड की तरफ बढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। तो चलिए बेटा अब अपने नेक्स्ट प्लास्टिड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्लोरोप्लास्ट। हम बेटा ये भी बोल सकते हैं कि प्लांट में जो प्लास्टिड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा क्लोरोप्लास्ट है। क्यों? अभी आप आगे जान जाओगे। तो बेटा क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली में पाया कहाँ जाता है। तो बेटा ये जो हमारी प्लांट की लीफ होती है, लीफ के अंदर एक स्पेशल टाइप के सेल पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल के अंदर ही पाया जाता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो लोकेशन की बात करी जाए पहली। इट इज फाउंड इनसाइड द मीजोफिल सेल। कहां पर? लीफ में। लीफ के अंदर मीजोफिल सेल होते हैं जिसके अंदर हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। इतनी बात समझ गए? अब जैसे बेटा हमने ल्यूकोप्लास्ट को बताया था कि ल्यूकोप्लास्ट अलग अलग शेप के होते हैं, ऐसे ही बेटा हमारा ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये भी कई टाइप के शेप का होता है, यानी इसकी भी शेप में वेराइटीज होती हैं। तो इसकी शेप को लेके बात करते हैं। ये बेटा लेंस शेप का होता है, ये डिस्क शेप का होता है, ये बेटा हमारा स्पाइरल शेप का होता है। स्पाइरल को ही बेटा रिबन भी बोल सकते हैं। और क्या? ये कप शेप का होता है। समझ गया बेटा? हमने आपको कुछ 3-4 टाइप बता दी कि ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है ये अलग अलग शेप का होता है। यहाँ पर हमें बेटा लेंस शेप देखने को मिलेगी, डिस्क शेप देखने को मिलेगी, स्पाइरल शेप देखने को मिलेगी, स्पाइरल को ही हम लोग रिबन के नाम से भी जानते हैं, और हमें कप शेप देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप का होता है। अब यहाँ पर बेटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 ही मेन शेप के क्लोरोप्लास्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, वो 2 याद रख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखे जाए तो पहला है बेटा हमारा ये कप शेप वाला, कप शेप क्लोरोप्लास्ट। कप शेप क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन क्लेमाइडोमोनास। बेटा जो लोग नहीं जानते क्लेमाइडोमोनास क्या है, तो क्लेमाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गे। ठीक है, ग्रीन एल्गे के एग्जांपल में आता है क्लेमाइडोमोनास, जहां पर हमें कप शेप का क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। और जो बेटा दूसरी इंपॉर्टेंट शेप है वो है हमारा बेटा स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन स्पाइरोगायरा। फाउंड इन स्पाइरोगायरा। अभी बेटा नाम सीधा सीधा याद रख लो, धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग चैप्टर कवर करते जाएंगे सारी चीजें पता लग जाएंगी। अभी एक चैप्टर आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन,
सारे किंगडम जान जाओगे, किंगडम के अंदर के मेंबर जान जाओगे, क्या है एग्जांपल ग्रीन एल्गे के। वैसे तो प्लांट किंगडम अलग से आएगा चैप्टर, मतलब धीरे धीरे प्रोसेस है। कोई भी चीज एक ही बार में आपको पूरी तरीके से 100% नहीं पता लग सकती, पर हाँ धीरे धीरे जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाते हो, अलग अलग चैप्टर कवर करते जाते हो, आपको सारी बातें समझ में आने लगती हैं। इसीलिए तो हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो, बायो ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, एक दूसरे से लिंक होता है, समझ रहे हो। अगर आप चैप्टर का लिंक ना बना पाए, भैया ये जो हमारी इंडेक्स में चैप्टर का सीक्वेंस दिया होता है, ये आपको क्या लगता है हवा में कहीं भी कोई भी चैप्टर रख दिया ना, पता होता है कि इस चैप्टर में आप ये पढ़ोगे जो आपके इस फोर्थ चैप्टर में काम आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप आगे बढ़ते गए पीछे का खाते गए, तो आएगी नहीं कभी पढ़ाई। जितना ज्यादा आप चीजों को स्टोर करके लिंक बना के पढ़ पाओगे, आप उसको समझ पाओगे कि अरे ये इसका ये पार्ट तो हमने उस चैप्टर में पढ़ा था, उतना ज्यादा आप सब्जेक्ट पे कमांड पा पाओगे, समझ रहे हो। तो अगर सब्जेक्ट को काबू में करना है, उस पर कमांड पानी है, तो लिंक बनाना चालू करो, ठीक है। इतनी बातें लिख लिया। कप शेप का क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? क्लेमाइडोमोनास में। स्पाइरल शेप पाया जाता है आपका स्पाइरोगायरा में। इसके बाद बेटा आगे टॉपिक चालू करते हैं, इसको लिख लीजिए फिर आगे पढ़ाते हैं। यहां पर बेटा एक बात और ऐड कर लो, क्या करवाना, हाँ, नंबर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में वेरी सेल टू सेल। बेटा अलग अलग सेल पे क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी अलग अलग होता है। एग्जांपल देखें, अगर बेटा हम क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो यहां पर इन क्लेमाइडोमोनास ओनली वन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। पर वहीं पर बेटा अगर हम मीजोफिल सेल की बात करें तो मीजोफिल सेल में बेटा इनका नंबर 20 to 40 होता है, यानी एक एक मीजोफिल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी ऐड कर लेते हैं। इन मीजोफिल सेल 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, ठीक है। तो मार्क करने वाली बात क्या हो गई बेटा कि अगर हम क्लेमाइडोमोनास को देखें तो वहां पर केवल एक हमारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, और वहीं पर अगर हम मीजोफिल सेल को देखें तो यहाँ पर 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। इसके बाद बेटा हमें देखना है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको स्ट्रक्चर की डिटेल बताएं। हाँ तो बेटा अब हम लोग देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अब बेटा हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं, प्लास्टिड जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। तो अब क्लोरोप्लास्ट भी प्लास्टिड का ही पार्ट है, तो ये भी कैसा होगा? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो सबसे पहले तो इसकी डबल मेम्ब्रेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई बेटा इसकी डबल मेम्ब्रेन। अब ये जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, यहां पर हमें देखने को मिलते हैं पोरेंस। क्या? पोरेंस। तो ये हो गई बेटा हमारी आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन की बात करें बेटा तो यहां पर पोरेंस प्रेजेंट होते हैं, पोरेंस प्रेजेंट, सो इट इज मोर परमिएबल। वहीं पर बेटा अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें, ये तो हो गई हमारी आउटर,
इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो यहां पर पोरेंस अब्सेंट होते हैं। सो इट इज लेस परमिएबल, जाहिर सी बात है। अब आधे इसी में खत्म हो गए होंगे। पोरेंस क्या होते हैं बेटा, लास्ट क्लास का याद करो थोड़ा, बताया था कि पोरेंस एक प्रकार के चैनल होते हैं जो चीजों के मूवमेंट को अलाउ करते हैं। अब चीजों के मूवमेंट को अलाउ कर रहे हैं तो ये मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, है ना। तो वहीं पर हमने आपको बताया है कि आउटर मेम्ब्रेन में पोरेंस प्रेजेंट होते हैं तो आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल होती है। वहीं अगर हम इनर मेम्ब्रेन को देखें तो इनर मेम्ब्रेन में पोरेंस अब्सेंट होते हैं तो ये लेस परमिएबल होती है। इसके बाद बेटा ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, इसके अगर आप सेंटर को देखें, इस सेंटर वाले रीजन को देखें तो इस सेंट्रल वाले रीजन को बोलते हैं बेटा स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो स्ट्रोमा है ये इनर मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड है या आउटर मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड है? देखने ही से पता लग रहा है कि इनर मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड है। तो स्ट्रोमा को हम लिखते हैं इनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन। इनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन। अब मेन बात बेटा, क्या मेन बात? स्ट्रोमा में बेटा एक ऐसा क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। स्ट्रोमा के अंदर एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इस क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बेटा थैलाकोइड। क्या बोलते हैं? थैलाकोइड। ठीक है, तो इस क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? थैलाकोइड। अब थैलाकोइड के बारे में कुछ डिटेल हमें पता होनी चाहिए। क्या? कि ये फ्लैट क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज फ्लैट क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर। अगली बात, इट इज मेम्ब्रेनस एंड इन मिडिल रीजन cavity is present called lumen। सबर रखना बेटा, सब बता रहे हैं, थोड़ा सा लिख लें, सब बता रहे हैं। थोड़ा सा लाइन कर दें ताकि आपको बात पता लगे क्या क्या बात लिखी है। ठीक है, हमने आपको बताया कि ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जिसकी आउटर मेम्ब्रेन में पोरेंस प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो परमिएबल होती है। वहीं पर इनर मेम्ब्रेन में पोरेंस एब्सेंट होते हैं इसलिए वो लेस परमिएबल होती है। और इसका ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है, इस सेंटर वाले पार्ट को बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इनर मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड पार्ट है, इसीलिए यहां पर आपको बताने के लिए लिख दिया कि इनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन। स्ट्रोमा वो पार्ट है जो इनर मेम्ब्रेन से इनक्लोज है। अब इसी स्ट्रोमा में बेटा एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं थैलाक्वाइड। क्या बोलते हैं? थैलाक्वाइड। थैलाक्वाइड के बारे में हमने पढ़ा कि ये फ्लैट क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस है और इसके सेंटर में मिडिल में कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको ल्यूमन बोलते हैं। बेटा हमारे पास कोई भी जार या कोई भी बॉक्स होता है तो उसमें कैप लगी होती है। किचन में देखा होगा, नमक वगैरह रखते हैं हम लोग तो उसमें कैप लगी होती है। अब उसको ओपन करो ढक्कन को तो वो होता तो फ्लैट है पर उसमें कैविटी होती है, कैविटी होती है ना। ऐसे ही बेटा हमारा थैलाक्वाइड भी होता है। थैलाक्वाइड के मिडिल रीजन पे कैविटी होती है और वो फ्लैट होता है, मेम्ब्रेनस होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब ये जो बेटा थैलाक्वाइड होता है ये कहता है कि हमें भैया सिंगल नहीं रहना है, इनके पास भी हक है मिंगल करने का। तो ये बोलते हैं कि हमें सिंगल नहीं रहना है, तो ये क्या करते हैं कि ये ग्रुप में रहते हैं। तो ये एक के ऊपर एक सवार रहते हैं, यानी कि थैलाक्वाइड एक के ऊपर एक ऐसे
लगे होते हैं। अब जब तक ये सिंगल था तो हमने इसको क्या बोला, थैलाक्वाइड। जब ये ऐसे पेयरिंग में हो गया, जब ये ऐसे एक के ऊपर एक अरेंज हो गया, तो हमने इसको क्या बोला, तब हम बेटा इसको बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं, ग्रेना। अब यहां पर बेटा एक मजेदार बात जानने वाली ये है कि स्ट्रोमा के अंदर ये एक ही ग्रेना नहीं पाया जाता है, एक और ग्रेना पाया जाता है, यानी कि एक ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर और देखने को मिलेगा। अब यहां पर हमने ये देखा अभी तक कि स्ट्रोमा के अंदर थैलाक्वाइड होता है, और ये थैलाक्वाइड एक के ऊपर एक ऐसे लीनियरली अरेंज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेना, यानी कि इस कंबाइंड पार्ट को बोला ग्रेना और इसको बोला थैलाक्वाइड। अच्छा, ये थैलाक्वाइड जो है ये ग्रेना का ही पार्ट है, तो कई बुकों में इसको ग्रेनल थैलाक्वाइड भी लिखा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज ना होना। अब ये ग्रेना है, ग्रेना का ही ये थैलाक्वाइड है, तो कई बुकों में इसको ग्रेनल थैलाक्वाइड भी लिखा जाता है। तो कोई बहुत एडवांस बात नहीं आपसे बता रहे हैं, सेम बात बता रहे हैं। थैलाक्वाइड लीनियरली अरेंज होता है, जिसको हम लोग ग्रेना बोलते हैं, और ऐसे दो ग्रेना हमारे स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। कई बार क्या होता है बेटा कि एक ग्रेना का थैलाक्वाइड दूसरे ग्रेना पे जाने की कोशिश करता है, तो वो एक कनेक्शन टाइप का फॉर्म कर देता है, यानी कि एक ग्रेना का थैलाक्वाइड दूसरे ग्रेना में जाने की कोशिश करता है, तो वो एक कनेक्शन टाइप का फॉर्म कर देता है। थोड़ा आर्ट वार्ट कर लिया जाए बेटा बीच बीच में, है ना। अब एक बात बताना, ये जो ट्रांसफर के लिए ये जो लिंक दिख रहा है, ये आपकी स्ट्रोमा पार्ट में है, और ये ट्यूब्यूल शेप का है, ट्यूब्यूल शेप का है, तो इसीलिए इसको जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है बेटा स्ट्रोमल लेमली। इसको स्ट्रोमल लेमली बोला जाता है। ठीक है, क्या पढ़ा बेटा, हमने पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जिसका आउटर मेम्ब्रेन पोरेंस से प्रेजेंट होते हैं उसमें, तो वो मेम्ब्रेनस होता है, मतलब परमिएबल होता है, और इनर मेम्ब्रेन में पोरेंस अब्सेंट होते हैं, तो वो लेस परमिएबल होता है। इसका जो सेंटर पार्ट होता है, जो इनर मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होता है, उसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। इसी स्ट्रोमा में क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको थैलाक्वाइड बोलते हैं। थैलाक्वाइड हमारा फ्लैट क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है, और ये एक के ऊपर एक प्रेजेंट होता है, जिसके पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, ऐसे दो ग्रेना हमारे स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों ग्रेना के थैलाक्वाइड्स आपस में कन्वर्जन करते हैं कभी कभी, इन दोनों ग्रेना के थैलाक्वाइड्स आपस में कन्वर्जन करते हैं कभी कभी, जिसकी वजह से यहां पर एक हमें कनेक्शन टाइप का दिखने लगता है, ट्यूब्यूल फॉर्म का, जिसको हम लोग स्ट्रोमल लेमेले के नाम से जानते हैं। इतनी बातें क्लियर चल रही हैं। इसके बाद बेटा हम आपको क्या बताएं, स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया, इसके अलावा स्ट्रक्चर नहीं है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया। हाँ, ये जान लो कि अभी तक हमने आपको 3 प्लास्टिड बताए, हमने किसी का भी स्ट्रक्चर ऐसे डिटेल में नहीं पढ़ाया, केवल क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमने डिटेल में पढ़ाया। क्यों क्यों, कोई रीजन? बिल्कुल है बेटा, जब आप आगे एक चैप्टर पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस, तो हम सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है जिसमें प्लांट्स बाहर से इनऑर्गेनिक चीजों को लेके उसको अपने फूड में कन्वर्ट करते हैं, या आसान भाषा में बोला जाए तो प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। अब फोटोसिंथेसिस की ये तो आसान परिभाषा हो गई, पर आप बताओ, जैसे हमने आपसे कोई काम बोला कि आप ये काम करो, तो आपको उस काम के लिए एनर्जी चाहिए, जब एनर्जी मिलेगी तभी आप काम करोगे। तो ऐसी प्लांट भी होते हैं, प्लांट को भी जब एनर्जी मिलती है तभी वो अपना फूड फॉर्म करते हैं। तो यानी कि फोटोसिंथेसिस के अंदर दो टाइप की रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में दो टाइप की रिएक्शन रन कर रही होती है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है, इसीलिए उसका नाम लाइट रिएक्शन है। और लाइट की प्रेजेंस में क्या बना रही होती है? एनर्जी बना रही होती है। अब लाइट रिएक्शन से बनने वाली एनर्जी यूज होती है डार्क रिएक्शन के दौरान, जहां पर खाना बन रहा होता है। क्या समझे? फोटोसिंथेसिस दो रिएक्शन में कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के दौरान एनर्जी बन रही होती है, और यही एनर्जी यूज करती है डार्क रिएक्शन खाना बनाने के लिए। यानी कि जब ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कंप्लीट होती है, तब हमारी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो पाती है। अब यही बेटा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन चल रही होती है थैलाक्वाइड में, और डार्क रिएक्शन चल रही होती है स्ट्रोमा में। फोटोसिंथेसिस प्लांट में कहां होती है, यह बताने के लिए हमने आपको बताया है इसका स्ट्रक्चर।
तो आज से आपसे पूछे कोई कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, तो आप बोलोगे कि प्लांट का हर वो हिस्सा जो ग्रीन है वहां फोटोसिंथेसिस होती है। ये मत बोलना लीफ में होती है, लीफ में मैक्सिमम होती है, वो बात अलग है। पर प्लांट का हर वो हिस्सा जो ग्रीन है वहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल होगा, और जहां क्लोरोफिल होगा वहां क्लोरोप्लास्ट होगा, और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अभी हमने देख लिया ना। फोटोसिंथेसिस को कराने के लिए दो मेन रिएक्शंस होती हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन चल रही होती है हमारा थैलाकॉइड में, और डार्क रिएक्शन चल रही होती है हमारा स्ट्रोमा में। इस बात को समझाने के लिए हमने आपको क्लोरोप्लास्ट का डिटेल स्ट्रक्चर बताया है। तो यहां पर इस बात को हम लिख दे रहे हैं, स्ट्रोमा में बेटा चल रही होती है आपकी डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यहां पर बेटा थैलाकॉइड की बात करें तो यहां पर क्या चल रही होती है, हमारी लाइट रिएक्शन। छोटा लिखा है बेटा, समझ जाओगे, मुंह से तो बता ही दिया कि ये जो हमारे थैलाकॉइड होते हैं यहां पर हमारी लाइट रिएक्शन चल रही होती है, और स्ट्रोमा में हमारी डार्क रिएक्शन चल रही होती है, जिसकी वजह से हमने आपको ये क्लोरोप्लास्ट का कंप्लीट स्ट्रक्चर बताया है। यहां से बेटा आपका प्लास्टिड का होता है दी एंड, प्लास्टिड समाप्त होते हैं। और इसके बाद जो हमें चालू करना है वो क्या करना है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सोचा तो था कि एंडोमेम्ब्रेन इसी क्लास में खत्म कर देंगे, पर लास्ट क्लास ऑलरेडी बड़ी आई थी, तो हम चाह रहे हैं कि इस क्लास में थोड़ा सा आपको रिलैक्स दे दें। तो एंडोमेम्ब्रेन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे मिलते हैं।